हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे होंगे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज चलिए फिर से मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम सभी जो है पढ़ रहे थे क्लास 9 का केमिस्ट्री, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत दिन से चल रहा है, इसका रीज़न यह है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है ना। तो इसी वजह से ये इस चैप्टर का वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है जल का शुद्धिकरण, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जल को किस प्रकार से शुद्ध करेंगे इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उस बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने अच्छे हैंडराइटिंग में अपना होमवर्क बनाकर भेजा था। उन बच्चों के नाम हैं अनामिका कुमारी 9A, विवेक कुमार 9A, हर्ष कुमार 9A, ग्रेसी आर्या 9A, किरण कुमारी 9C, आंचल कुमारी 9A, काजल कुमारी 9C, विश्वजीत कुमार 9C, अंशु कुमारी 9C, विवेक कुमार 9A। तो इन सभी बच्चों ने अपना होमवर्क बनाकर भेजा था। तो चलिए न्यू टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का न्यू टॉपिक है जल का शुद्धिकरण। इसमें पढ़ेंगे कि जल को हम लोग किस प्रकार से शुद्ध करेंगे, हाउ टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में पेयजल मतलब पीने वाला जल जो है नदियों, तालाबों या झीलों से प्राप्त किया जाता है। किंतु यह जल जो नदी, तालाब, झील का जल जो है शुद्ध नहीं होता है या पीने लायक नहीं होता है। इसे पीने योग्य बनाने के लिए हम लोग इसे कई शोधन प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है ना। इन बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद वह नदी, तालाब, झील का जो जल है वह जल पीने लायक बन जाता है। तो वह कौन कौन सा प्रक्रिया है जल को शुद्ध करने में, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आपका प्रोसेस है कि सर जल के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले वाटर को थिराने की टंकी, है ना, सबसे पहला होगा आपका मेथड थिराने की टंकी। अब देखिए इस टंकी में क्या करते हैं, यह जो आपका थिराने का टंकी है इसका इंग्लिश होता है सेडिमेंटेशन टैंक। इसका इंग्लिश होता है सेडिमेंटेशन टैंक, है ना, हिंदी होता है थिराने की टंकी। चलिए सबसे पहले नदी, तालाब, झील, झरना, उनके जल को पीने योग्य बनाने के लिए उस जल को सबसे पहले टंकी में जमा किया जाता है। और टंकी में जमा करने के बाद अर्थात ले जाया जाता है। ले जाने के बाद इस जल में थोड़ा सा पोटाश एलम, इस जल में क्या करते हैं, थोड़ा सा जो भी टंकी में जल गया इसमें थोड़ा सा पोटाश एलम मिलाते हैं। अब सर पोटाश एलम किसे कहते हैं? पोटाश एलम का दूसरा नाम है फिटकरी। आप फिटकरी का नाम जरूर सुनेंगे, लेकिन फिटकरी का रासायनिक नाम जो है पोटाश एलम है। पोटाश एलम को ही फिटकरी कहते हैं। इस थिराने की टंकी में जो भी जल है इस जल में थोड़ा सा पोटाश एलम मिला दिया जाता है और जल को कुछ घंटों के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है ना। ऐसा करने से क्या होता है, पोटाश एलम की उपस्थिति में
जल में उपस्थित गंदले पदार्थ, जितना भी गंदा पदार्थ होगा वे गंदले पदार्थ टंकी के नीचे, मान लीजिए अगर यह टंकी है ना, इस टंकी में आपका पानी भरा हुआ है, जब इसमें फिटकरी को डिजॉल्व करते हैं, है ना, फिटकरी को घुलाते हैं और इस टंकी को स्थिर छोड़ देते हैं, तो इस टंकी के पेंदी में जो है गंदला पदार्थ क्या हो जाता है, इस टंकी के पेंदी में आकर बैठ जाता है। इसे गंदले पदार्थ कहते हैं, है ना। यह क्या होता है, टंकी में आकर बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद इसे ये जो है आपका गंदला पदार्थ है ना। टंकी के जल में फिटकरी जब घुला देते हैं, कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने के बाद जल में जो भी उपस्थित गंदा पदार्थ था वो टंकी के नीचे बैठ जाता है, जिसे गंदला पदार्थ कहा जाता है। और इसे तलछट भी कहते हैं। ये जो टंकी के नीचे बैठ गया इसे तलछट कहलाते हैं, सेडिमेंट कहलाते हैं। अब क्या करते हैं, इसके तलछट के ऊपर जितने भी जल हैं वे जल क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, और इस स्वच्छ द्रव को एक पंप की सहायता से दूसरे टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इस वाले टंकी का जल जो है, तलछट के ऊपर वाले जल को एक पाइप की मदद से क्या करते हैं, दूसरे टंकी में ले जाया जाता है, और उस टंकी का नाम होता है निस्यंदक टंकी। अब थिराने की टंकी के जल को दूसरे टंकी में लेके गए और उस टंकी का क्या नाम है, निस्यंदक टंकी। पहले टंकी का नाम क्या था, थिराने की टंकी। अब दूसरा है निस्यंदक टंकी, है ना। दूसरा क्या है, निस्यंदक टंकी, जिसका इंग्लिश होता है फिल्ट्रेशन टैंक। जिसका इंग्लिश होता है फिल्ट्रेशन टैंक। याद रहे कि जितने भी आपका जल है, थिराने की टंकी का जल जो है, तलछट के ऊपर वाला स्वच्छ जल जो है, एक पाइप की मदद से अब उस जल को हम निस्यंदक टंकी में लेकर जाते हैं। इस टंकी में जल को चारकोल, कंकड़ और महीन बालू के स्तरों से गुजारना पड़ता है ना। इस टंकी में मान लीजिए कि यह आपका एक क्या है, टंकी है ना। यह कैसा टंकी है आपका, निस्यंदक टंकी है। इसमें आपका जो है वाटर भरा हुआ है, पूरे टंकी में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो इस जल में जो है कहीं कहीं क्या क्या डालते हैं हम लोग, चारकोल डालते हैं। क्या डालते हैं, चारकोल डालते हैं, है ना, और कंकड़ भी डालते हैं, और छोटा छोटा क्या है, इसमें महीन बालू डालते हैं। और इसमें क्या डालते हैं, महीन बालू डाला जाता है। क्या क्या डालें इसमें, चारकोल मिलाते हैं, प्लस कंकड़ मिलाते हैं, और साथ ही साथ क्या मिलाते हैं, महीन बालू को मिलाया जाता है। चारकोल याद रखें, निस्यंदक। पहले टंकी में, थिराने की टंकी में जल में क्या घुलाए थे, पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते थे। लेकिन निस्यंदक टंकी में जल को और स्वच्छ करने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, चारकोल मिला हुआ होता है ना। चारकोल होते हैं, कंकड़ होते हैं, और क्या, महीन बालू के विभिन्न स्तरों से इस जल को गुजारा जाता है। ऐसा करने से इसमें जल छनकर जो है निलंबित अशुद्धियों से, इसमें जो भी अशुद्धि थोड़ा बहुत मिला होता है वो अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। अब इस जल को
अब इस जल को एक और तीसरे टंकी में लेके जाया जाता है, और जिस टंकी का नाम है क्लोरीनीकरण टंकी। क्या है? क्लोरीनीकरण टंकी में लेके चले जाए। अब चलिए तीसरे टंकी में लेके जाते हैं। पहले टंकी का क्या नाम था सर? थिराने की टंकी। उसमें सिर्फ जल को पोटास एलम फिटकरी मिलाकर छोड़ देते थे। फिर तलछट के ऊपर वाले जल को पाइप की मदद से दूसरे टंकी में जल को ले जाया जाता था, जिस जल का नाम होता था निस्यंदक टंकी। और उस निस्यंदक टंकी में क्या करते थे? चारकोल, कंकड़ और महीन बालू के कण को हम लोग मिलाकर विभिन्न स्तरों से जल को गुजारते थे, और उसके बाद जो भी स्वच्छ जल है उन जल को फिर तीसरी पाइप की मदद से उन जल को एक तीसरे टंकी में लेकर जाया जाता था, और उस टंकी का नाम है क्लोरीनीकरण टंकी। इंग्लिश होता है CHLORINATION, क्लोरीनेशन टैंक। जब हम इस जल में लेके क्लोरीनीकरण की टंकी में लेकर अब जल को लाया जाता है, अब क्या करते हैं? इस टंकी में जो भी जल है, या तीसरा टंकी जो है, इस टंकी में आपका जल मिला हुआ होता है। इस टंकी में क्या है? निस्यंदक टंकी से जो भी पानी को लेकर आए थे इस टंकी में मौजूद है। अब इस टंकी में जो भी जल है, इस टंकी में क्लोरीन को घुलाते हैं। क्लोरीन या विरंजक चूर्ण, क्लोरीन या विरंजक चूर्ण को इस जल में घुलाया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से जल में उपस्थित हानिकारक जितना भी जीवाणु था वो जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और इनसे जो भी प्राप्त जल है ये जल पीने योग्य बन जाते हैं, है ना। और प्राप्त जल को पाइपों की सहायता से, पाइपों की मदद से शहर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नदी, तालाब, झील, झरना के जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। इसे फिर से एक बार इसका संक्षिप्त में सुनेंगे कि अगर पूछा जाए कि हाउ टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल को शुद्ध किस प्रकार से करेंगे, तो कहेंगे कि नदी, शहर के विभिन्न नदी, तालाब, झील, झरनों के जल को सबसे पहले थिराने की टंकी में ले जाया जाता है, और उस थिराने की टंकी में पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं, उसे जल में घुला दिया जाता है। ऐसा करने के बाद जल को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। स्थिर छोड़ने से क्या होता है? जल में जितने भी अशुद्धि हैं वे टंकी के पेंदी में जमा हो जाते हैं, जिन्हें हम तलछट भी कहते हैं या गंदला पदार्थ भी कहते हैं। अब तलछट के ऊपर वाला जल स्वच्छ होता है। उन स्वच्छ जल को पाइप की मदद से एक दूसरी टंकी में लेकर जाया जाता है, और उस टंकी का नाम निस्यंदक टंकी कहलाता है। अब इस टंकी में क्या करते हैं सर? निस्यंदक टंकी में जल तो आ गया, अब इस जल में थोड़ा सा चारकोल, कंकड़ और महीन बालू के विभिन्न स्तरों से जल को गुजारा जाता है। ऐसा करने से जल में जितने भी सूक्ष्म अशुद्धि हैं वे दूर हो जाते हैं। दूर होने के बाद उन जलों को फिर से तीसरी टंकी में लेकर जाया जाता है, जिस टंकी का नाम होता है क्लोरीनीकरण टंकी। इस टंकी में जल आ गया। अब जल आने के बाद इस टंकी के में जो भी जल है उसमें क्लोरीन या विरंजक चूर्ण को घुला दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जल में, वाटर में जो भी सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु थे वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और इतना सारा प्रोसेस करने के बाद
हमारा जल जो है पीने योग्य बन जाता है। अब इसी जल को पाइपों की मदद से शहर के बड़े बड़े भागों में भेज दिया जाता है और तब लोग इसे पीने के काम में लाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे जल को किस प्रकार से शुद्ध करेंगे। आपके घरों में अगर जो है फिल्टर लगा होता है तो फिल्टर भी इसी मेथड पे काम, फिल्टर को भी जो बनाया गया है इसी मेथड से बनाया गया है ना। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरा न्यू टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हम सभी जानेंगे कि सर कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो कहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में आप देखे होंगे कि हमारी डेली लाइफ में जो मेरा रोजमर्रे का जिंदगी है उसमें होने वाला कुछ परिवर्तन जो है ऐसा होता है जो परिवर्तन अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए अगर ले ले, लोहे की छड़ को आपने देखा होगा, लोहे का रॉड जो है उसे अत्यधिक गर्म करने पर वह लाल हो जाता है। लोहे की छड़ को जब हम लोग अत्यधिक गर्म करते हैं तो लोहा का छड़ जो है लाल हो जाता है, किंतु जैसे ही लोहे के छड़ को गर्म करना बंद कर देते हैं वह लोहा का छड़ जो है पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि अगर ठोस मोम को गर्म करने पर, ठोस मोम जो है उसे गर्म करने पर वह पिघल कर द्रव बन जाता है, किंतु इस द्रव को जैसे ही हम लोग ठंडा करते हैं वह फिर से मोम बन जाता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों में होने वाला ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, यह परिवर्तन कुछ देर के लिए अगर कहे तो ऐसे पदार्थों में परिवर्तन क्षणिक परिवर्तन, दैट मीन्स अस्थायी परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन जिस वजह से होता है उस कारण को हटा लेने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, अगर क्या एक बार चेंज हो जाने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने भौतिक परिवर्तन में लिखा कि सर भौतिक परिवर्तन जो है वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुण, कोई भी गुण हो, चाहे रूप में परिवर्तन हो रहा हो, आकार में परिवर्तन हो रहा हो या उसके कलर में चेंज हो रहा हो, इसलिए मैंने लिखा कुछ गुणों रंग, रूप आदि में थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्या हल्का सा थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है। थोड़ा सा अस्थायी और परिवर्तन होता भी है तो अस्थायी कुछ देर के लिए अवश्य हो जाता है, किंतु उसके मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जो भी उसका मूल शेप है, मूल कलर है, रूप है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है और न ही उसके वेट में भी कोई चेंजिंग होता है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। याद रखेंगे कि भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब सीधा सा इसमें भौतिक परिवर्तन में याद रखना है कि वैसा पदार्थ जिसमें उसके गुण हो या रंग हो, इसमें परिवर्तन कुछ समय के लिए, दैट मीन्स अस्थायी परिवर्तन होता है, किंतु जिस वजह से उसमें परिवर्तन हो रहा है उनके कारण को हटा लेने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए उदाहरण से कुछ को समझते हैं। जैसे कहता है जल का वाष्प बनना, आपको
पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं आपका सिलेबस अब जो है 50% ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन दे दिया जाएगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से दोनों परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे रीजन पूछ दिया जाए कि जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है, ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे कि सर जब भी जल एक द्रव्य है, जल आपका एक क्या है? लिक्विड है, द्रव है। गर्म करने पर यह जलवाष्प गैस में परिवर्तन हो जाता है। यह जो है जल को जब गर्म करते हैं यह जलवाष्प डेट मीन्स गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और जब गर्म कर रहे थे तो यह द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ और पुनः उसी वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वह पुनः जल के फॉर्म में आ जाता है। डेट मीन्स कहने का परिवर्तन तो कुछ देर के लिए हुआ है ना, स्टेट में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जल एक द्रव है, द्रव से गैस में परिवर्तन, द्रव को जब गर्म किए तो वो गैस में परिवर्तित हो गया और जब उस गैस को पुनः ठंडा करते हैं फिर से जल के रूप में परिवर्तन हो गया। तो इस वजह से उसमें कैसा, इस डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो वह कैसा परिवर्तन है? वह जो है भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह नमक का जल में विलयन, नमक को जल के साथ मिलाने पर नमक क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं, है ना। और जब उस घुलित नमक जो है जल में, उस जल को जब गर्म करते हैं तो जल का वाष्पन हो जाता है और वाष्प को ठंडा करके जल अलग प्राप्त कर लिया जाता है और कंटेनर में, बर्तन में हमें नमक का चूर्ण प्राप्त हो जाता है। इस तरह से दोनों अपनी अपनी अवस्था में आ जाता है। उसी तरह से है विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन। जी हाँ, आप अपने घरों में जो भी बल्ब जलाते हैं, बल्ब हो, मरकरी हो, सीएफएल हो, एलईडी हो, सारा का सारा भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब तक आप उस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वह बल्ब तो जल रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है। जो ही आप इलेक्ट्रिसिटी देना उस बल्ब में बंद कर देते हैं, बल्ब फिर से पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को, इस प्रकार के परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ का कुछ गुण, रंग, रूप आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है, किंतु उसके मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और साथ ही साथ इस परिवर्तन के फलस्वरूप, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा जल का वाष्प बनना, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, नमक का जल में विलयन, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है ना। चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है ना। चलिए रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन में कहता है कि रासायनिक परिवर्तन वह है जिसके फलस्वरूप पदार्थ जो है नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। मैंने भौतिक परिवर्तन में बताया कि भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण जो है नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। डेट मीन्स वह नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसका गुण, जैसे संरचना हो, द्रव्यमान हो आदि, इन सबों में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मूल पदार्थ हैं, है ना, मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। जो भी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन नए पदार्थ के पहले वाले पदार्थ के गुणों से बिल्कुल ही अलग
नए वाले पदार्थ का होता है। और इस परिवर्तन में जो भी परिवर्तन लाने वाला कारक है, जो भी रीजन है, कारण है, उस कारण को हटा लेने पर भी जो है पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। तो ये जो है मूल अवस्था में नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, शरीर में भोजन का पचना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। जिस तरह से लोहे में जंग लगना अगर पूछ दिया जाए कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार है ना, ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे लोहे के एक टुकड़े को अगर हम आर्द्र वायु में इस खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस लोहे के टुकड़े पर जंग लग जाता है। और वे जो जंग का गुण लोहे के गुण से सर्वथा अलग होते, भिन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो लाल भूरा रंग का होता है, परत जम जाता है, और उस लाल भूरे रंग वाले परत को ही जंग कहते हैं। तो अगर उसे जंग को हटा भी देते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाता है ना। तो अगर अंतर तो हो रहा है, कुछ ना बदलाव हो रहा है, इस वजह से वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और ये सभी अपने मूल अवस्था में कभी भी नहीं आ सकते हैं। कोयले का जलना, एक बार कोयला को जला देंगे फिर से वो कोयले के रूप में नहीं आ सकता है। शरीर में भोजन का पचना, जब हम भोजन करते हैं तो फिर से वही भोजन बनना मुश्किल है, वो नहीं बन सकता है। इसलिए मैंने कहा कि रासायनिक परिवर्तन वह है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके गुण का कहने का अर्थ है जैसे संरचना, द्रव्यमान, इन सभी में मूल पदार्थ से पूर्णतः ये सभी भिन्न होते हैं। और परिवर्तन लाने वाला कारण, जिस वजह से परिवर्तन उस पदार्थ में हो रहा है, उस कारण को हटा लेने के बावजूद भी वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, शरीर में भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। इसे आपसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन दिया होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से दोनों, भौतिक परिवर्तन भी, रासायनिक परिवर्तन भी, और फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए शरीर में भोजन का पचना अभी कौन सा परिवर्तन बताएं? रासायनिक परिवर्तन। सही आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। इस तरह से इन सभी टॉपिक से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। और आपका सिलेबस में भी 50% ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आएगा। तो इस तरह से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मेरा समाप्त हो गया। तो आज इतना ही, होमवर्क लिखेंगे। आपका होमवर्क है होमवर्क में आप सभी जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न HW केमिस्ट्री चैप्टर 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा बनाना है। चैप्टर 2 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा अपने से ढूंढकर बनाना है। आप जानते हैं केमिस्ट्री हम भारतीय भवन बुक से पढ़ाते हैं, तो ये भारतीय भवन बुक में आपका पेज नंबर 39 होगा। पेज नंबर 39 पलटाएंगे
9 क्लास का केमिस्ट्री भारती भवन, तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिख जाएगा। तो उसे बनाकर हो सके तो आज ही, नहीं तो कल 7 बजे से पहले सभी बच्चों को होमवर्क बनाकर भेजना है। और इसके बावजूद कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है फिर भी तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी इसमें आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर क्लास अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा रीज़न दें। अगले वीडियो में सोचेंगे उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में घर पर रहें, अपना अच्छे ढंग से ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू।